हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज़ का नया लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 12। हमने 1 से लगाकर 11 तक के लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं और इस सीरीज़ के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ सिलेक्शन सीरीज़ के अंदर में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में जो 36 शिफ्ट आई है वो एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पूरा मैथ्स का सेक्शन 25 सवाल हम लोग हर शिफ्ट के पूरे सॉल्व कर रहे हैं स्मार्ट अप्रोच के साथ। रिवीजन कॉन्सेप्ट सब कुछ मैं बताता भी जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वो वहाँ पे मैं पूरा डिटेल के अंदर में आंसर को बता भी रहा हूँ और शॉर्ट अप्रोच के साथ में भी बता रहा हूँ, ट्रिक्स वगैरह भी बता रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से नए जुड़ रहे हैं वो ये लेक्चर करने के बाद में पहले वाले लेक्चर भी आप कर लीजिए, ठीक है। ये 12वां लेक्चर है तो 11 लेक्चर जो पिछले हो रखे हैं वो आप पूरा कर लीजिए। हमने कौन कौन सी शिफ्ट कर ली है, हमने 9 सितंबर की तीनों शिफ्ट कर ली है, 10 सितंबर की तीनों, 11 सितंबर की तीनों कर ली है और 12 सितंबर की 2 शिफ्ट कर ली है। आज हमारा है 12 सितंबर का तीसरा शिफ्ट, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ सिलेक्शन सीरीज़ के अंदर में जो हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 है उसको टारगेट करते हुए हम लोग ये चल रहे हैं और पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं और 12 सितंबर की 2024 की शिफ्ट 3 को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 है हमारा। देखिए अब एक आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि हम लोग एक टारगेट स्कोर लेके चल रहे हैं, जिसमें प्री के अंदर में हमें 50 आउट ऑफ 50 लाना है और मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 लेके आना है। और अगर आप ये मान के चले कि इस लेवल की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, इस लेवल की जो कि मैं करना बताऊंगा, ठीक है, तो अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करेंगे और अगर आपका एक एक सवाल गलत भी हो जाता है तो भी आपके नंबर बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। आप सिलेक्शन के लायक आपके नंबर बहुत ही अच्छे होंगे तो भी। अब देखिए, और आपको पता ही होगा कि मेंस के अंदर में मेरे 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं तो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मैं वो सारी चीज़ इस सीरीज़ के अंदर में बताने वाला हूँ जो कि आपको रिक्वायर्ड है एसएससी के एग्जाम्स के अंदर में। अगर आप लाना चाह रहे हो फुल मार्क्स तो जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैं सारी चीज़ें आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर में करवा दूंगा। तो आपको है ना पूरी 36 शिफ्ट के अंदर पेशेंस रख के चलना है कि मैं पूरा करूँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होगा कि मैं क्या है 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने डिवाइड किया है आपके भले के लिए। क्या है कि आपका टाइम सेव हो जाए। 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं और 21 से 25 के सवाल है, तो मैं 1 से 20 वो सवाल रख रहा हूँ जो थोड़े ईजी साइड के हैं या जो थोड़े कम टाइम टेकिंग है, और 21 से 25 में वो रख रहा हूँ सवाल जो थोड़े हार्ड है या फिर टाइम टेकिंग है या फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे रख रहा हूँ मैं। जो टॉप 5 इस शिफ्ट के जो टॉप 5 सवाल है ना वो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। और जो 1 से 20 है वो मैं रख रहा हूँ थोड़ा इजी साइड के। तो मेरे को अगर ऐसा लगता है कि जो भी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो आते होंगे, मैं इतना तो उम्मीद करके चल रहा हूँ, और वो ये भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि वो स्मार्ट है और उनको पूरा आता है तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 21 से 25 भी स्किप करके कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव हो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। तो आपका सवाल क्या है, इफ़ द सेक्टर एंगल विद द रेडियस ऑफ 9.6 यूनिट इज 75 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। पहले देखिए लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, ठीक है, θ/360 इंटू 2πr। तो θ/360 इंटू थीटा कितना है हमारे पास में 75/360 इंटू 2πr। और ऑप्शन में देखिए कि पाई तो यहाँ पे ना वैल्यू नहीं रखा हुआ है, तो पाई आप एज रख दीजिए। और आर कितना है, आर आपका है 9.6, ठीक है। तो ये आपका 15 से कर दो, 15 75 और 15 दूना 30 और 15 चौका 60 24 और ये होगा 24 चौक 96, तो 0.4 ये हो गया, और ये होगा 5 दूना 10 और 4, तो ये होगा 4 पाई। तो 4 पाई हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए जो इजी सॉल्व रहेगा वो मैं फास्ट सॉल्व करके कर देता हूँ। अब देखिए इसमें देखिए कॉस ए बराबर आपको हो गया 6/7। हमें निकालना क्या है, कॉसेक प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ के दो तरीके, या तो आप क्या करो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, इसको पूरा कॉस में लेके आ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो कि आप कॉस से ये ट्राइंगल भी बना सकते हो। जैसे कि कॉस में क्या होता है, कॉस में तक 20/हाइपोटेनस, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 7 49 में से 6 36 आपका निकाल के आप 13 निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा √13, ठीक है। इतना तो आपको आता होगा। तो अब इस हिसाब से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, या फिर ये दूसरा क्या कर सकते हो, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ cos/sin, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, कॉट को क्या लिख सकते हैं cos/sin। साइन 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 सारे कट गए, तो 1 + c/1 - c, ये हुआ ना 1 + c/1 - c। तो c कितना है 6, तो यहाँ पे हो गया 1 - 6/7 बटा 1 + 6/7 बटा 1 - 6/7, तो ये होगा आपका 7 और 6 13 बटा 7 में से गया 1, तो 13/1 13, ठीक है। चलो नेक्स्ट तीसरा, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 25%। तो देखिए एक तो 25% का डिस्काउंट है और दूसरा क्या है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो गया 15 और 20 का सक्सेसिव क्या होगा 15 + 20 - 15 इंटू 20/100। ये पता है ना डिस्काउंट के अंदर में क्या होता है कि आप
15 + 20 माइनस ए + बी माइनस ए बी अपॉन 100 ये होता है, ध्यान रखना। अगर डिस्काउंट है ना तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, ए + बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो 15 और 20 क्या हो गया 35, 35 में से 3 गया तो आपका हो गया 32, तो 32% का ये हो गया। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपका 5 और 6 7, तो 7 की वैल्यू हमारे पास में क्या देखी है, 7% की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है 28। ये क्या बोल रहा है कि भाई दो जो है ना, इन दोनों के डिफरेंस जो है, इसका 25 और इसका जो सक्सेसिव है क्रमिक है उनका अंतर है 28, ये दिया हुआ ना। तो 7% की वैल्यू जो ये है तो 1% की वैल्यू 4 होगी, 7 चौक 28, और 100% की वैल्यू 400 हो जाएगी। अंडरस्टूड, 1% की वैल्यू 4 तो 100% की वैल्यू 400। चलो नेक्स्ट। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए किसी भी मूवमेंट के ऊपर में तो आप है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो लाइब्रेरी वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए, द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग इज 3:1। तो अब क्या होता है, एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो। ध्यान रखना, इसके अंदर में परसेंट ये होता है एलिगेशन लगाने का तरीका। ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर यहाँ लिख दिए, सेविंग यहाँ लिख दिए, और इस इनकम यहाँ लिख दिए। ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर सेविंग और इनकम। ठीक है, आपके इसके अंदर में कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो तो यहाँ लिखना है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो यहाँ लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है आपका एलिगेशन यहाँ पे इसमें लगाने का। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे क्या बोल रहा है, उसका वेतन 25% बढ़ गया। तो वेतन तो ये है ना इनकम, तो इसका 25% तो वेतन बढ़ गया। चलो ठीक है, मान लिया। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, बचत मतलब सेविंग 10% बढ़ जाती है तो 10 लिख दिया। तो उसकी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये हमें निकालना है। और हमारे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया 3:1। तो 3:1, और आपको एलिगेशन लगाना आता है ना, ज़्यादा में से कम घटाओ। तो 25 में से 10 घटाया तो 15 आया, तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया 15। और ये 15 ये कितने गुना है, 5 गुना है ना, 3 ऊपर 15, तो ये भी 5 गुना होगा। तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अब सोचो, मैंने क्या बताया था एलिगेशन में, अब मैंने क्या बताया था कि एक वैल्यू यहाँ होती है, एक वैल्यू यहाँ होती है, एक वैल्यू यहाँ होती है। लेकिन जो यहाँ जो वैल्यू रहती है ना वो इन दोनों के बीच में रहती है। एक वैल्यू ऊपर वाली एक वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है और एक दूसरी इससे हमेशा कम रहती है। बीच वाली जो रहती है ना, ये आप ये मान के चलो कि जैसे कि मान लो ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मान लो 9 है, ये यहाँ 5 है या 9 है, तो अब ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो 5 और 9 के बीच में आएगी। ध्यान रख लेना, 5 और 9 के बीच में आएगी। तो ये हमेशा जो चीज़ रहती है ना बीच वाली, तो वो बीच में आती है। जब देखो 25 से ये क्या है, ये कम है, तो हमेशा मुझे ये पता है कि 25 से ये ज़्यादा आएगा। इतना समझ में आ रहा है ना, 25 से ज़्यादा आएगा तो मैं 5 को, ये 25 में 5 को जोड़ूंगा ना कि घटाऊंगा। यही डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाता है कि 25 में 5 घटा के तो 20 आता है, जोड़ता हूँ तो 30 आता है। तो यहाँ ऑप्शन में दोनों है, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं जोड़ूँ कि घटाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा धीरे भी बताऊँ तो वापस देखो कि यहाँ लिखा है, यहाँ हमें निकालना है, यहाँ 10 है, यहाँ 25 है, इसमें से ये घटाया तो मेरे पास में 15 आया। तो ये तो 3 लिखा था हमारे पास, 3 का ये 5 गुना है, तो ये 1 का ये वापस 5 गुना होगा। लेकिन अब देखो इस 25 के कंपेयर में इधर तो कम है, तो इधर ज़्यादा होना पड़ेगा। अगर घटा दिया तो 20 आ जाएगा, 20 और 20 10 के बीच में नहीं होता ना 25, तो ये घटाना नहीं है, जोड़ना है। 25 और 5 30, तो 30 और 10 के बीच में 25 आता है। ठीक है, तो हो गया, तो ये हमारा 30 आ गया आंसर। अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट हो ना कभी भी वापस की कोई लेक्चर में कोई सवाल नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर में है, और वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो वापस। आगे, ए मर्चेंट मिक्सेस टू वेराइटीज ऑफ शुगर ऑफ 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, 3 और 5 किलोग्राम के ये मिक्स करता है, विच कॉस्ट हिम 4 रुपये और 6 रुपये प्रति किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन द मिक्स पर किलोग्राम। तो अब क्या बोल रहा है, मिक्सचर के अंदर में हमें कुल मिला के वापस पूछ रहा है कि भाई एक 5 किलोग्राम की दाल है और 4 किलो दाल, मतलब 4 रुपये प्रति किलो की 5 किलोग्राम दाल है, तो टोटल रुपये कितने हो गए, 5 और 20 ही हुए ना, 20 रुपये की दाल हो गई। ये दाल ही है ना, 2 प्रकार की चीनी है, चलो चीनी, तो 5 और 5 20 तो ये चीनी हो गई। और 3 किलोग्राम है ना 6 मतलब 3 रुपये की, सॉरी 3 किलोग्राम 6 प्रति किलोग्राम के रूप वाली खरीदी है इसने, तो 6 3 18 हो गई। लेकिन अब टोटल क्वांटिटी क्या हो गया, हमें क्या मिल रहा है, मिश्रण का प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई किलोग्राम। ठीक है, टोटल किलोग्राम ऑफ द चीनी जो ये अपना शुगर है, तो वो तो आपका 20 और 18 ये तो हो गया टोटल रुपए, टोटल एक्सपेंडिचर, या मान लो ये अब टोटल रुपए, तो ये तो गया टोटल रुपए चार्जेस जो है, तो टोटल रुपये तो ये हो गया। तो अब हमारे पास में डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में हम करेंगे कितने किलोग्राम हमारे पास में चीनी है, तो चीनी हमारे पास कितने, 5 और 3 8 किलोग्राम, तो 20 और 30 38, 38 बटा 8, तो ये आपका हो गया 8 चौक 32, भाई बचा 6 60 8 8 64 8 7 56, तो 4.7। ठीक है, तो ये हो गया। पॉइंट के चक्कर में और इतना नहीं रहना है, हमें सीधे सीधे 1-2 डिजिट निकाल के काम खत्म करना है। ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर
ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी पढ़ना। एक वर्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंकित करती है, उनके द्वारा क्षेत्रों का परिमाप क्या होगा। अब चीज़ समझिए, एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोग परिमाप के चक्कर में कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। यहाँ पे मान लो एक और ऑप्शन है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, उसका वैल्यू है 8.64, ठीक है, ये वैल्यू एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब सेक्टर का पेरीमीटर बोलता है ना, ये सेक्टर है, इस सेक्टर का पेरीमीटर बोलता है ना, तो पेरीमीटर का मतलब ये नहीं है कि आपका ये चाप की लेंथ निकाल दो। चाप की लेंथ तो पेरीमीटर में फर्क होता है, ध्यान रखना। पेरीमीटर मतलब ये भी लेनी है, इधर रेडियस और इधर रेडियस जो है ना वो भी हमें इंक्लूड करनी है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है लेंथ ऑफ द आर्क, जो ये एल है, लेंथ ऑफ द आर्क प्लस 2r, ये होता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, रेडियस नहीं लेते, हम लोग चाप की लेंथ बराबर पेरीमीटर तक का दिमाग में चलने लग जाता है। तो ये निकालना है हम अपने लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलेगी, थीटा बटा 360, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई में कितना लेना है 3.14 बोल ही रहा है, 2 पाई इंटू आर, आर हमारे पास कितना है 12, ठीक है, प्लस 2 इंटू आर, आर कितना हमारे पास में तो 12 दिया ना, 12 दो ना 24, अंडरस्टूड। अब ये करो 30 12 36, 12 12 कट गया, ये हो गया 3 दूनी 6, आपका 3 दूनी 6, आपका हो गया 6.28 और 24 और 6.28, चलो ये आपका मैं 8.628 की जगह पे 6.4 की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ 6.28। तो यहाँ दिक्कत क्या रहता है, लोग जब रेडियस भूल जाएंगे ना, तो रेडियस भूल जाएंगे तो वो 6.28 भी टिक कर सकते हैं, वो क्या सिर्फ चाप की लेंथ। तो आपको ये गलती नहीं करनी, ये सब सिल्ली है, मैं ये बार बार बोलता क्यों ना कि ये सिल्ली है, लोग सिल्ली करते हैं ये कि सिर्फ ये रेडियस को डबल करके जोड़ते नहीं है। तो 24 और 36.28 ये होगा हमारे पास आंसर, ध्यान रखना, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई ये, जब भी कोई संख्या डिविजिबल बाई इन सब का 2 5 और 10 और 11, जब भी कोई संख्या 10 से डिविजिबल है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए ना, समझ रहे ना। 10 अब 15 कोई 10 से डिविजिबल नहीं है ना, यूनिट डिजिट जब नहीं है तो नहीं है, 0 कटना चाहिए ना ऊपर, तो यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट देखो इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो ये दोनों कट गए। अब 5 और 2 है, 5 और 2 के अंदर में 5 दूना 10, तो यहाँ पे दोनों में 0 थी, ये तो हो गया। अब 11 चेक करते हैं सीधा 11 में क्या होता है, 5 और 9, 9 5 14, 14 और 7 21, 21 में से 8 और 10 2 गया, 21 में से 10 गया तो ये हो गया 11, और 11 डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी चेक करके बता देता हूँ, 6 और 4 10, 10 और 11 12, 12 में से 5 दिन 8 9, 12 माइनस 9 ये नहीं है डिविजिबल, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, 2 और 34 का माध्य अनुपातिक क्या है। माध्य अनुपातिक का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही होता है ना बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू 2 इंटू 32, 32 दूना 64, तो यहाँ हो गया 8, बी की वैल्यू 8 हो गई, अंडरस्टूड। साइन 150 का सटीक मान ज्ञात कीजिए। 150 साइन 150 का वैल्यू क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूँ आपका सिलेबस पूरा है और इजी सवाल है बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये भी हार्ड लग रहे हैं इसका मतलब आपका सिलेबस ही खत्म नहीं है, फिर तो PYQ सीरीज़ को आपको सिर्फ देखने से कुछ सेंस होगा नहीं फिर, ठीक है। आपको थोड़ा सा सिलेबस खत्म करो एटलीस्ट, मतलब ऐसा है कि PYQs करते रहो, ये सीरीज़ को करते रहो, लेकिन सिलेबस साथ में खत्म करते रहो ताकि आपको 1 2 4 लेक्चर के बाद में आपको समझ में आने लगे चीज़ें। तो साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, हम लोग क्या कर देते हैं, साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं ना 150 को। 150 क्या होता है 180 माइनस 30, और जब भी कोई साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो आपका क्या होगा साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हो गया 0.5, 1/2 होती है। आगे, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट ऑफ द हाइट 8 मीटर, और ये हो गया 32, ये हाइट मीटर, ये सर्कमफेरेंस ऑफ बेस क्या दिया है 32 पाई। ये क्या बोल रहा है यहाँ देखो, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू, तो ये शंक्वाकार एक तंबू है, ठीक है, ये शंक्वाकार तंबू है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8 मीटर, तो ये 8 हो गया। उसकी परिधि 32 पाई है, तो सर्कमफ्रेंस 32 पाई है, तो सर्कमफ्रेंस जब 32 पाई है तो 32 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 16। तो आर जब 16 आ गई तो ये वैल्यू 16 आ गई। तो अभी हमारे पास क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, बाकी तो हम लोग 11 का डिविजिबल भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पाई दे दिया सीधा, तो 11 का डिविजिबिलिटी आएगा नहीं, क्योंकि पाई की में के अंदर होता है 22/7, तो 22 में मतलब 11 होता है, तो ये तो पाई तो आ गया, तो फिर 11 का डिविजिबल नहीं होगा। तो अब समझो, तो आर ये हो गया, तो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारे पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल में क्या होगा, पाई तो हमें रखना नहीं है, तो पाई हो गया। अब आर हमारे पास कितने हो गए 16, और एल क्या हो गई ये निकालना। अब यहाँ से चीज़ देखो, अगर ये नहीं आता तो बता देता हूँ, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। अगर ये निकालना हो ना तो हम लोग इसको रेशियो से कर सकते हैं कि इसको और इसको काट दिया, 8 से काटा, ध्यान रखना है किससे काटा, तो 8 से। जब किसी संख्या को यहाँ से 8 से काटते तो इसमें भी 8 आएगा, ध्यान रखना। 1:2, 8 2 16, तो अभी यहाँ का निकाल दो, 2 4 1 5, तो ये हो गया √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ना, तो इन दोनों का तो यही आएगा हाइपोटेनस, और ये 8 8 इसमें कॉमन था, तो यहाँ पे भी मैं 8 लिख दिया, तो ऐसे निकलता है
800, 2 2 4 नहीं 5, 805, तो ये हो गया L 805। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप समझो कि ट्राइंगल आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब आप समझ लो ये हो गया 16 8 128, तो 128 105, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये नहीं पढ़ना है बोला था मैंने। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, ये मैं क्यों नहीं पढ़ना बोल रहा था बार बार, आपको पता है ना, शुरू से देख रहे हो तो, कि जब तक हमें डायरेक्ट सवाल पे अटैक करना है DI के अंदर में, सवाल अगर नहीं समझ में आए तो तब जाके हमें देखना है कि ऊपर कुछ डाटा तो नहीं है। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी कितने टाइम्स है दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन R&D के ऊपर में, तो R&D के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना है 5। R&D के ऊपर जो 5 एक्सपेंडिचर है ये क्या बोला, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो 5% तो हमारे पास R&D में है। R&D में कितना है 5%। ये क्या बोल रहा है, ये कितने गुना है कंपनी की समय के व्यय की कुल राशि अनुसंधान और विकास के दर पे, ये मतलब कितने गुना है, ये टाइम्स बोल रहा है ना, इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ आएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D, तो टोटल नंबर कितना है 20 और ये सबको जोड़ोगे ना तो 100% आएगा ना, ये सब परसेंटेज ही तो लिखा है, तो परसेंटेज हमारे पास में क्या है 100%, जोड़ के भी देख लेना, कभी कभी कम दे देता है, तो 100% है। तो 100% का कितने गुना है, ये 20 से गुना करोगे तो होगा ना 100%, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अंडरस्टूड। तो कुल मिला के पूछ रहा है कि R&D का जो परसेंटेज है ना वो टोटल का कितना, मतलब टोटल का मतलब टोटल जो अगर आपको फाइंड करना है तो वो कितना टाइम्स होना चाहिए R&D का, तो 20 टाइम्स होना चाहिए। अब चुको नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए XYZ के मान बताओ। मैंने क्या बताया था, 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 वेरिएबल है, तो इन तीनों को सॉल्व करो और XYZ की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर सॉल्व करने बैठोगे ना तो ये हमारे पास में बस एक ही सवाल सॉल्व होगा पूरे पेपर में, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये नहीं करना है कि सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको क्या करना है यहाँ से वैल्यू पुटिंग करनी है। जो भी इक्वेशन के अगर कोई हल है ना, कोई आंसर है कि इक्वेशन का कोई आपका आंसर है XYZ की वैल्यू है, तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करती है। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें रखूँ, पहली वाली इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रखूँगा सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रखूँ -5, तो 5 × -5 के तो होगा -25, और y की वैल्यू 3 रखूँगा तो हो जाएगा -9, और z की वैल्यू -8 रखूँगा तो -8 7 56। इन तीनों को जोड़ के 22 नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये रखो 5 5 25, y बराबर -8, तो y बराबर -8 रखोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और z बराबर 3 रखोगे तो 7 21 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ के 22 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। 22 होना चाहिए ना इसके बराबर, इन तीनों को जोड़ के। आगे x बराबर -5 रखा तो 5 25, y बराबर 3 रखा तो 3 तारी 9, और 8 8 8 7 56, तो 9 और 5 14 34, 56 में से 34 गया 22, तो ये अब क्या 22, तो 22 बराबर 22 आ गया ना, ये 22 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं कि ऐसे टिक करके चले जाओ, ये भी चेक करो कहीं ये तो सेटिस्फाई नहीं करा, अगर ये भी सेटिस्फाई करे तो ये वैल्यू को फिर दूसरी इक्वेशन में रखो और दूसरी वाली को भी दूसरी इक्वेशन में रखो, ऐसे करके। लेकिन ये करके देखते हैं, -5 25, माइनस प्लस 3 तारी 9, और z बराबर 8, तो 8 7 56, तो 9 और 15 65 में से ये गया तो ये हो गया 40, तो ये 40 से 22 के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो आगे, A boatman goes 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट ध्यान रखना, अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। तो क्या बोल रहा है कि 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ अगेंस्ट द करंट जा रही है, अगेंस्ट द करंट, तो इसको पहली बात तो बोलते हैं अप स्ट्रीम, ध्यान रखना अप स्ट्रीम, ठीक है। और अगर कोई विद द करंट जा रही है, विद द करंट या अलोंग द करंट, तो अलोंग द करंट जा रही है ना, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अप स्ट्रीम के अंदर में जो वेलोसिटी रहती है ना, वो क्या होते हैं, अगर कोई आप मान लो कि आपके पानी इधर आ रहा है और आप इधर जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी तो घट जाएगी ना, ऑब्वियस चीज़ें घट जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा B - W, B इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बोट और W इज़ द वेलोसिटी ऑफ द करंट, मतलब वाटर। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर जा रहे हो तो पानी भी ऐसे जा रहा है और आप भी ऐसे ही बह रहे हो, तो आप तो तेज़ी से बहने लग जाओगे, तो B + W हो गया। इतना समझ में आया? इजी सवाल है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि आगे 21 से 25 में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो आगे चलते हैं। एक नाविक 1 घंटे में ये चलता है, तो ये बोला 10 मिनट में धारा के विपरीत 1 किलोमीटर चलता है, स्थिर जल में 6 किलोमीटर कितने समय में चलेगा। तो पहले मैं बोट और वाटर निकालना पड़ेगा, इनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो हम पहले वाला केस देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या था, डिस्टेंस अपॉन चाल बराबर दूरी बटा डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारे पास 2 किलोमीटर, टाइम कितना है 1 घंटा, वेलोसिटी कितनी है, ये क्या होता है विपरीत में वेलोसिटी क्या होती है B - W, तो B - W की वैल्यू आ गई 2, तो B - W की वैल्यू आ गई 2, तो ये हो गई हमारे पहले इक्वेशन। दूसरे में क्या बोल रहा है
कि 10 मिनट में धारा के विपरीत 1 किलोमीटर चलता है, 10 मिनट में धारा के विपरीत तो 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी होगी 1 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया 10 मिनट, 10 मिनट तो 10 हो गया, और इसको मैं घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दूंगा तो ये 6 ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये वेलोसिटी क्या होगी b प्लस डब्ल्यू होगी, और ये हो जाएगी 6, तो ये होगी दूसरी इक्वेशन। तो b माइनस डब्ल्यू 2 है और b प्लस डब्ल्यू 6 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार जोड़ के आधा कर दो और एक बार घटा के आधा कर दो। जोड़ के आधा करेंगे तो 6 और 7 8, 8 बटा 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 और w की वैल्यू आ जाएगी, घटा के आधा कर दो, 6 में से 2 गया 4, 4 बटा 2 हो जाएगा 2। तो ये आपका हो गया, जोड़ के आ गया, घटा के आधा, b और w की वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, स्थिर जल में 6 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल के अंदर में हमारे पास में वेलोसिटी जो होगी वो सिर्फ बोट की होगी ना, पानी रुका हुआ तो बोट की वेलोसिटी होगी, और बोट की वेलोसिटी को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 6 और चाल कितनी है बोट की है 4, तो 6 बटा 4 मतलब 3 बटा 2, 3 बटा 2 मतलब 1.5 घंटा। अंडरस्टूड। चलो 14, ये क्या बोल रहा है, कितना साधारण ब्याज मिलेगा, कितने में 12% ब्याज की दर से 13 महीनों में इतना रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा। तो ऑब्वियस इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल है। क्या है कि ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है कि आपका ब्याज इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100, यही होता है ना साधारण ब्याज में। तो P हमारे पास में कितना है 6 7, तो ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर किसी को इतना भी नहीं आता। तो P हो गया, R कितना है आपके पास में, R है हमारे पास 12, T हमारे पास कितना है, अब चीज समझो, 12 तो है प्रति वर्ष में, ये वर्ष में, लेकिन ये है महीनों में। तो हमारे पास टाइम है ना 13 महीनों को हम लोग साल में बदलना पड़ेगा। ये वर्ष में है तो ये भी वर्ष में होना चाहिए ना, तो 13 में भी 12 का भाग देंगे तो ये वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो P इंटू R इंटू T बटा 100, तो 12 में से 12 कट गया और ये 13 से मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21, यूनिट डिजिट 1, तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो हो गया 1, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब तुम कर ही देते हैं, चलो। तो 67 13, तो 7 या 21, 1 2 6 8 19 20, और वैसे ये कर भी सकते हो 670 से ऊपर, लेकिन ये ठीक है 7 और 6, तो 1 7 और ये होगा 8, 871 हो गया, ठीक। चलो आगे 15, दो पाइप ए और बी 3 1 4, 4 बटा 3 घंटे में भरता है और दूसरा वाला 2 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी कितने में भरेगी। तो एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 4 में 4 बटा 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। एक चीज़ समझ लो, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, आपको ये बटा में होगा ना तो आपको एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो अब थोड़ा मैं इसको हार्ड लेके चलता हूँ। देखो ऐसा कभी होता है ना कि जब ए बेटा बी बराबर ऐसे दे दे 4 बटा 3 और बी आपका हो गया 6 बटा 5 और सी बराबर आपका आ गया 8 बटा 5 हो गया मान लो, तो ऐसा कुछ हो जाए तो आपको एलसीएम जो लेना है ना, एलसीएम में आपको है ना कभी भी ऊपर वाले का ही सोचना है, नीचे वाले का नहीं सोचना है। बताता हूँ क्यों नहीं सोचना है। तो देखो नीचे वाले का आपको नहीं सोचना है। कैसे नहीं सोचना है कि 8 6 और 4 का दे दो, 8 2 और 6 और 4 मिक्स करोगे तो क्या होगा, 8 का पहाड़ा बोलोगे तो 24 आ जाएगा, तो आपको 24 ले लेना है, ठीक है ना। 8 3 24 हो गया ना, तो 6 चौक 24, 6 बार गया, तो 4 के ये कितनी बार जा रहा है, ये 6 बार जा रहा है। फिर आप क्या करो, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्वियस ये कैसे क्यों हो रहा है पता है ना, 24 में जब 4 बटा 3 का भाग दोगे तो क्या होगा, 24 बटा 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6 3 18, तो ये 18 बार जाएगा। तो ये तो करो 6 बार और फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कैसे, 6 चौक 24, 4 को 5 से भी मल्टीप्लाई करो 20, ताकि आपकी जल्दी हो जाएगी। 8 3 24, 3 को नीचे से मल्टीप्लाई करो 15, इस तरह से करना है। अंडरस्टूड ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना। ये जब डिवाइड होता है ना तो थोड़ा बहुत तो मेरा एलसीएम वगैरह में थोड़ा दिक्कत आने लगता है, तो इसलिए बता दिया मैंने। तो अब समझो ये हो गया। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि दोनों को एक साथ में क्या हो गया, 4 में 3 और 2 5 का भाग दे दो जोड़ के कैपेसिटी में, तो 4 बटा 5 घंटे है ये। 4 बटा 5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 हो गया, 12 चौक 48 मिनट हो गया। चलो नेक्स्ट 16वां मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस नहीं खत्म है तो कुछ सवाल होंगे जो नहीं समझ में आएंगे, ठीक है, नहीं समझ आएंगे, क्योंकि मैं ईजी सवाल है एकदम जीरो तो नहीं समझ रहा हूँ मैं आपको। अगर हार्ड होगा तो मैं बताऊँगा। वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसे इसको 8 से विभाजित करने के की संख्या को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब इस ए की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। ये बोल रहा है कि 8 से डिविजिबल होने के लिए कौन सा नंबर आना चाहिए। मैंने क्या बताया था, 8 की डिविजिबिलिटी 3 बार बता दिया मैंने पिछले लेक्चर्स में। शुरू से कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा होगा। मैंने क्या बताया था, 8 के डिविजिबिलिटी में लास्ट के जो 3 डिजिट है ना वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लेकिन मैंने एक और ट्रिक बताई थी। मैंने क्या बताई थी कि भाई आपको लास्ट के 3 डिजिट भी नहीं देखना है। ये तो होता है लेकिन नहीं देखना है वो भी। आपको और ट्रिक क्या है, आपको 2 डिजिट में काम बनवा देंगे। अब मैं ये देखना है कि जो तीसरा डिजिट है ना वो ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। अगर आपका इवन नंबर है तो आप है ना लास्ट के 2 ही देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑड है तीसरा डिजिट मतलब ये वाला डिजिट, ठीक है, ये तीसरा वाला, ये ना 6,
इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऑड है तो मैं क्या करूँ, लास्ट के 2 डिजिट में +4 करूँगा और फिर लास्ट के 2 डिजिट ही देखूंगा, +4 करके देखूंगा 2 डिजिट, तो 2 ही डिजिट देखोगे तो ईजी पड़ता है। अब समझो कि यहाँ पे क्या बोलता है, कौन सा न्यूनतम मान होना चाहिए। अब सोचो कि ये कौन सा है, ये इवन नंबर है ना 6, तो 6 जब मेरा इवन नंबर है, 6 जब मेरा इवन नंबर है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ 2 को ही देखूंगा। इवन नंबर होता है तो लास्ट के 2 ही देखते हैं, तो A और 2। अब सोचो कि A की जगह कौन सा ऐसा कम से कम नंबर आना चाहिए कि 8 से डिविजिबल हो जाए, तो पहले कम से स्टार्ट करो, 0, तो 0 और 2 रखोगे तो कौन सा ये 8 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना। फिर 1, तो 1 और 2 नहीं है, फिर 2, 2 और 2 नहीं है, फिर 3, 3 और 2 होता है, 8 चौक 32 हो गया। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, मैं बस कर करके बता रहा हूँ। कभी भी एक चीज़ और समझो, कभी कभी कहता है न्यूनतम अधिकतम, ऐसा बोलता है न्यूनतम मान बताओ, तो हमें ऑप्शन से न्यूनतम से स्टार्ट करना है, जहाँ सेटिस्फाई हो गया वो ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में 2 चीज़ें सेटिस्फाई करेगी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 7 भी दिया होता, सब मान लो एक ऑप्शन है 7, तो यहाँ पे 7 और 2 भी है ना 8 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन हमें न्यूनतम से जाना है। अगर आप अधिकतम से चले गए ना तो डायरेक्ट 7 को आप क्लिक करके फिर आपको गलत हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हमें न्यूनतम पूछा, तो न्यूनतम तो 3 है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अंडरस्टूड। चलो आगे 17वां, यदि समीकरण ये और ये के अनंत समाधान है, अनंत, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए और बी के आने का योग है। मैंने ना बहुत बार बता दिया पिछले 2 लेक्चर में, तो डिटेल्स में बताया एकदम कि इनफाइनाइट क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर कोई इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि वो पहली लाइन भी यही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही है, क्योंकि ये अनंत पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि कोई ग्राफ है, तो ये ग्राफ है और इसके अंदर में मान लो कोई एक लाइन है जो ये है, इस लाइन की ये एक इक्वेशन है, कोई पहली इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जा रही है, तो क्या होगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाएगी, तभी ये इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगी। तो कहने का मतलब जब भी कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, दोनों लाइंस क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर में है। अंडरस्टूड। तो ये हो गया ओवरलैप। लेकिन अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1/a2 शुड बी इक्वल टू a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। ये होता है a1 a2 और b1 b2 और ये सब क्या होते हैं, ये है ना x और y के क्या होते हैं, कोफिशिएंट होता है, और c कांस्टेंट होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 और इधर क्या है 8, तो 2/8 जो कि 2/8 बराबर, इधर क्या है y का कोफिशिएंट 1, इधर y का कोफिशिएंट क्या है b, 1/b बराबर, और फिर आपको कांस्टेंट देखता हूँ, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे a और यहाँ पे क्या है 12, a/12। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं 2 टर्म को ले लेता हूँ, इसको और इसको ले लेता हूँ, इसको और इसको लेंगे तो क्या होगा 2/8 बराबर, 2/8 को 1/4 लिख देते हैं। चलो तो यहाँ पे हो गया 1/4 बराबर हो जाएगा 1/b, और b की वैल्यू हो जाएगी 4, तो b की वैल्यू तुम्हारे पास 4 आ गई। इस अब क्या करूँगा मैं, इसको और इसको ले लेता हूँ, तो 1/4 बराबर a/12, तो 4 3 12, a बराबर 3। तो अब इनको मैं क्या बोला, दोनों का जोड़ना है, a और b का योग बताओ, तो 4 और 3 7। अंडरस्टूड ना। चलो 7 हो गया। नेक्स्ट ट्राइंगल ABC और FEC, तो ABD, तो ये जो ABD ट्राइंगल है FEC, ये दोनों क्या है, ये ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, कोण BAD 60 डिग्री, कोण BAD 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ध्यान रखना। BD बराबर EC है, BD बराबर EC, मतलब कि B से लगाकर D तक की जो ये डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस के समान है। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई इस वाले ट्राइंगल का बेस और इस वाले ट्राइंगल का बेस समान है। कहने का मतलब ये है, आगे क्या बोल रहा है कि कोण ABD मतलब ये, और ABD बराबर है FEC, तो ये बराबर है, तो कहने का मतलब 2 एंगल बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है। आगे क्या बोल रहा है, AB FE के बराबर है, AB FE के बराबर है, तो ये बुझा और ये बुझा। अब समझो ये जोरदार चीज होगी। तो हमें क्या बोला कि भाई बेस तो दोनों के समान है, मैं बोला था ना ये वाली और ये वाली बराबर है, तो जब बेस समान है और हाइट भी समान है तो मतलब क्या हो गया, बेस और हाइट दोनों समान हो गया और बीच वाला एंगल समान हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया एस नहीं हो गया नियम, साइड एंगल साइड। तो 2 साइड के बीच का एंगल अगर समान है 2 ट्राइंगल के अंदर में, तो वो दोनों क्या होंगे, 2 साइड और एक एंगल समान, तो ये दोनों सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम के अंदर में सारे एंगल भी सेम होते हैं और सारे साइड की वैल्यू भी सेम होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर में रख के दूसरे को छुपाया जा सकता है, उसको बोलते हैं सर्वांग सम, इसको बोलते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट, इंग्लिश के अंदर में कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तो हमारे पास में क्या होगा, सारी साइड सेम, सारा एंगल सेम, सब कुछ सेम, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना,
अंडरस्टूड ना, 60 डिग्री। तो ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है। तो अब देखो ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा, होगा ना। ये 90 है, ये 60 है, 30 होगा ना। 180 डिग्री होता है ना, ये 60 होता है तो ये 30 आ जाएगा, और ये 90 आ जाएगा। अंडरस्टूड, 180 डिग्री है इसलिए। तो ये 30 है और ये भी 30 है। अब क्या बोल रहा है सवाल, ये देखो हमें ये बोल रहा है, हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये देखो ये फाइंड करना है। कौन बी ए डी, तो मतलब 60 डिग्री बटा कौन एफ सी ई, 30 डिग्री, तो 60/30 बराबर 2/1। अंडरस्टूड, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो देखते ही तो पता चल रहा है ये। चलो 19वां सवाल, ये क्या बोल रहा है, ये नहीं पढ़ना हमें, बोला था मैंने। द रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिंट हाउस बी मतलब ये इन द ईयर 2018, मतलब पहला वाला। तो बी में पहला वाला क्या आ गया 12, आगे बी द्वारा उत्पादित पाठ्यपुस्तक का वर्ष 2020 में प्रिंट हाउस सी द्वारा 2020 में, मतलब बीच वाला तो 9, तो 12:9, इन दोनों का रेशियो क्या होगा 3:9, 4:12, 4:3। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट 20वां सवाल। अब देखो वैसे इजी सवाल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आगे जो अभी 21 हमारे पास में सवाल आने वाले हैं ना, वो थोड़े ये मान के चलिए कि थोड़े अच्छे सवाल आने वाले हैं। अच्छे मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, 21वां तो नहीं है इतना अच्छा, लेकिन जो लास्ट के 2-3 सवाल है जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन को किया है, थोड़ा जोड़ दिया है, तो देखेंगे। तो यदि tan 4 थीटा tan 6 थीटा बराबर 1 है, तो tan 6 थीटा न्यून कौन है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ऐसे केस के अंदर में हमें क्या करना है, थोड़ा ये चीज़ों को। अब देखो tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 दिया है। अब एक चीज़ समझो कि tan 6 थीटा को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, tan 4 थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan 6 थीटा, और tan 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 6 थीटा, cot 6 थीटा बराबर tan 4 थीटा, ये लिख सकते हैं। और cot 6 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 डिग्री माइनस 6 थीटा ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना। तो जब मैं tan 90 माइनस थीटा को वापस करूंगा तो cot 6 थीटा ही आएगा घूम के, tan 4 थीटा। तो tan 4 थीटा और इसके बराबर है, तो tan थीटा को हटा दोगे तो भाई अंदर के एंगल भी बराबर होंगे। तो 4 थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 6 थीटा, और तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 90, और थीटा बराबर हो जाएगा 9 डिग्री। तो थीटा जब 9 डिग्री आएगा तो cot 9×45, तो cot 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये हमारा आंसर। लेकिन हमें इतना गाताबाजी नहीं करनी है, ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं सोचना है, हमें सीधा इतना ही सोचना है कि जब भी ऐसा कुछ देना है ऐसा tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1, तो हमें पता है कि इधर जाके cot बनने वाला है, और cot में क्या होगा, फिर इन दोनों का एंगल सम करोगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा आप करो 4 थीटा और 6 थीटा tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू सीधा 90 के बराबर करो, तो थीटा यहाँ पे 9 आएगा। तो आप लिखना नहीं है, स्पीड ऐसे ही होती है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। थीटा बराबर 9 डिग्री बोल, आप ना इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 4 थीटा tan 6 थीटा tan थीटा की वैल्यू 90 के बराबर, थीटा बराबर 10 यहाँ रखोगे आपका थीटा बराबर 9, और 9 यहाँ रखोगे 9×45, तो 45 हो जाएगा थी आपका 1। चलो ठीक है आगे। ये सवाल अच्छा सवाल है, लेकिन यहाँ तो ईजी सवाल है, लेकिन अगर आपको पैटर्न नहीं पता है ना ये, तो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा ये। अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता है तो आपको ये बहुत लंबा हो जाएगा। पहले मैं इसमें बेसिक मेथड बताता हूँ कि ये असली में होता कैसे है, फिर मैं इसका एडवांस मेथड बताता हूँ जो स्मार्ट मेथड है, ठीक है वो बताता हूँ। बेसिक मेथड क्या कहता है, फिर चलो बेसिक मेथड, एडवांस मेथड और एक वैल्यू पुटिंग मेथड भी बता देता हूँ। चलो 3 मेथड से ये सवाल सॉल्व करना बता रहा हूँ, टाइम लगेगा तो ठीक है ना, सीखो। सबसे पहले बेसिक मेथड क्या कहता है ये समझो। ये कहता है कि इसको खोलते हैं, हमें a² + b² + c² बराबर 2a + 2c - 2, ये हो जाएगा। इधर खींचते हैं a² - 2a, फिर इसको मैं इधर लाता हूँ तो प्लस b² + c² - 2c + 2, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया ना। तो क्या किया मैंने, a² - 2a + b² + 2c - t², ये कर दिया। तो अब मैं किसको काम करता हूँ, ये +2 है ना, इसको मैं +1 लिख देता हूँ, +1 इतना समझ में आया। अब क्या हो गया, a² - 2a + 1, इन तीनों टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, a - 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। a - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² - 2a + 1 होगा ना, ये हो गया। अब इसको मैं क्या रखता हूँ, b का तो कोई टर्म नहीं है तो +b² ही रखता हूँ। c का क्या लिखूंगा, c² - 2c + 1, ये लिखा होता है, मैं लिख सकता हूँ c - 1 का स्क्वायर। ये सब मिला के 0 के बराबर होंगे ना, क्योंकि 2 तो इधर आ गया, तो ये बराबर 0, तो बराबर 0 के बराबर है, ठीक है। ये सब ट्रांसफर किया तो इधर 0 हो गया। अब समझो, अब मैं इसको यहाँ पे चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा मैं इसको एडवांस मेथड बताऊँगा, तो मैं लिख दूंगा ये, समझ रहे हैं चीज़। अब समझो
कोई भी सवाल में अगर ऐसा दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, अगर ऐसा कुछ भी चीज़ होती है, ये चीज़ समझना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ भी चीज़ होता है तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई 3 स्क्वायर की सम है, जब कोई 3 संख्याओं का स्क्वायर जुड़ के अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल संख्याएं ही 0 है, इंडिविजुअल टर्म 0 है, इंडिविजुअल टर्म 0 है। जैसे अब सोचो कि x की जगह कुछ भी वैल्यू आई तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होने वाला है, अगर कोई एक भी टर्म पॉजिटिव हो गया तो ये भी स्क्वायर, तो ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता ना। जब ये भी नेगेटिव नहीं है, जब ये भी नेगेटिव नहीं है, जब ये भी नेगेटिव नहीं है, तो इन तीनों को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? समझ में आ रहा है ना? तो नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव हो गया तो वो 0 आने का नहीं, तो इसका मतलब 0 है। तो मतलब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है, तभी जाके 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करके 0 होगा। तो मैं क्या बताया, अगर उतने भी टर्म्स है और उनके स्क्वायर का सम है ना 0 हो रहा है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल टर्म भी 0 है। समझ में आ गया? ये लाइन याद रख लेना, लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली टर्म है ना अलग से 0 हो गई, ये वाली टर्म अलग से 0 और ये वाली टर्म अलग से 0 होगी। तो a माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 होगा, b स्क्वायर बराबर 0 होगा और c माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 होगा। तो a माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या होगा 0 और c बराबर भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, यहाँ पे तो a बराबर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 0 का क्यूब 0 प्लस 1 का क्यूब 1, तो 1 1 2, तो ये हमारा आंसर हो गया 2। ये हमारा हो गया बेसिक अप्रोच। समझ में आ गया? बेसिक अप्रोच स्क्वायर बना के कर्व बना के करना होता है ये सब चीज़। तो अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है। स्मार्ट अप्रोच ये कहता है कि आपको ये स्क्वायर नहीं सोचना है, हमें ये पक्का पता है कि यहाँ जो ये कांस्टेंट दिया ना वो कुछ ऐसा ही दिया होगा जिससे कि ये इसको तोड़ के ना इधर और फालतू में स्क्वायर वगैरह बन जाएगा। एक्स्ट्रा अगर कुछ भी दे, 2 की जगह मान लोगे ये सवाल में ये 1 की जगह यहाँ 2 होता, सपोज यहाँ 1 की जगह 2 होता तो यहाँ हालत और ख़राब हो जाती। तो यहाँ 1 की जगह 2 होता ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाता, फिर हमारे पास संख्या बचने लगती, फिर स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होता, फिर ये 0 हो नहीं पाता, तो ये सवाल ही सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सवाल है ना हमारे पास अगर आ रहा है ना, तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि ये स्क्वायर बनेगा और बराबर होकर 0 होगा, इंडिविजुअल टर्म को 0 के बराबर करना है, यही होता है। तो आप इसको ना डायरेक्ट कर सकते हो। क्या डायरेक्ट कर सकते हो? अब मैं चलता हूँ आपको, चलो डायरेक्ट से पहले एक और सिखा देता हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या बता देता हूँ? वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुट करके एक ऐसा चीज़ डालना है कि आप डाल सकते हो, क्योंकि एक इक्वेशन है। अब सोचो कि ये इक्वेशन कितनी है, एक इक्वेशन है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाइम ले रहा हूँ इसमें, सवाल इजी, सवाल तो कब का कर लिए हम लोग, लेकिन ये देख रहा हूँ कि आपको सारे तरीके आपको समझा रहा हूँ अलजेब्रा के क्या हो रहा है। एक इक्वेशन है और हमें वैल्यू निकालनी किसी की, तो इसका मतलब वेरिएबल तो यहाँ पे एक इक्वेशन और वेरिएबल 3 ए बी सी 3 वेरिएबल है। तो जब भी कोई इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, तो जितने वेरिएबल ज़्यादा है ना उतनों को हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी है, एक इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक की वैल्यू नहीं रखते, बाकी 2 चीज़ों की वैल्यू एज्यूम करके रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a प्लस 2c माइनस 2, ये है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या वैल्यू पुट कर देता हूँ, अगर मैं ए और बी को 0 रख देता हूँ तो क्या दिक्कत आता है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। ए और बी 0 रख दिया, मान लो ये 0 रख दिया, तो ए और बी 0 रख दिया, बी 0 रख दिया, वैसे बी नहीं, ए और सी 0 रख देता हूँ ताकि ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। चलो ए और सी 0 रखूँगा, क्या होगा, ये 0, ये 0, ये सी 0, ये सी 0, तो मेरा बी स्क्वायर बराबर -2 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आता ना, तो इसका मतलब मैं ये ए और बी सी है ना 0 नहीं रख सकता। अंडरस्टूड ना? ये 0 क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि इसको करने से स्क्वायर माइनस हो रहा है। तो मैं आपको सबको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इसको इतना आपको ज्ञान रखना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ और वैल्यू रखेंगे। तो ऐसे जब कुछ भी करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिमाग में आएगा कि मैं ए भी 1 रख देता हूँ और बी भी 1 रख देता हूँ। तो 1 रख के देखते हैं, तो 1 + 1 + सी स्क्वायर बराबर 2 + 2 -2, 2 कट गया और इधर का ये 2 और ये 2 कट गया, तो सी बराबर 0 आया। तो मतलब जब ए 1 है, बी बराबर 1 है, तो सी बराबर 0 आया। तो सीधा यहाँ रख दो, ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है, तो सी बराबर 0 आया। तो इन सब का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये हो गया वैल्यू पुटिंग। अंडरस्टूड? चलो अब हम लोग स्मार्ट मेथड खेलते हैं। स्मार्ट मेथड क्या कहते हैं, थोड़ा मैं इसको ना डेप्थ में बताता हूँ, ये तो ईजी सवाल है। ऐसा कैसा सवाल थोड़ा हार्ड भी आ सकता है, जैसे ऐसे आएगा 2a² + 3b² प्लस सी स्क्वायर बराबर 3a + 2c माइनस या 2b + 3c -5। ये मैं बता रहा हूँ तो इसको समझना। ऐसा कुछ आएगा -5, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक वैल्यू आएगी
जो मेरे को अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ वैल्यू आता है एग्जाम में जो बराबर 0 बनाता है। अभी हम कौन कैलकुलेट करके निकालेगा कि क्या होता है, लेकिन ये मान लो यहाँ कुछ आता है, कोई वैल्यू रखेगा कांस्टेंट, ये सी मान लेता हूँ इसको कांस्टेंट वाला, चलो कांस्टेंट है। अब समझो ऐसे सवालों को क्या करना होता है, ऐसे सवालों में हमेशा आप ध्यान रखो कि यहाँ पे 2 है कि नहीं है, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, और इधर सारे स्क्वायर वाले टर्म होने चाहिए, इधर सारे क्या होने चाहिए, स्क्वायर वाले टर्म होने चाहिए, जैसे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और बाहर में 2 होना चाहिए। अगर नहीं है 2 तो कॉमन निकाल दो सब में से 2, लेकिन बाहर 2 बनाओ, बना दिया 2, तो जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना, हमें कैसे निकलता है देख लो, ए यहाँ पे कैसे निकलेगा, सीधा क्या करो ए लिखो, और इधर साइड में देखो कि ए का कांस्टेंट कौन सा, ए का जो साइड में जो आपका कांस्टेंट है ना, ये कितना है, कोफिशिएंट बोलेंगे, तो कोफिशिएंट कितना है, तो 3 है ना, ये कोफिशिएंट लिखो, और बटा में क्या करो, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट डाल दो 2, तो ए की वैल्यू 3/2 आएगी। ठीक है, यही होगी, ए की वैल्यू 3/2, कुछ फाइंड नहीं करना है। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी कि जो इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है 2, और इधर में बी का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 2/3। ध्यान रखना साइन को भी लेना है, अगर मान लो यहाँ माइनस होता ना तो यहाँ पे माइनस लेना है, अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना। और सी का क्या कोफिशिएंट क्या है 3, तो सी का कोफिशिएंट 3, और यहाँ सी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1, तो ये ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। ध्यान रखना, बस एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें ये ऐसे कंपेरिजन करने से पहले यहाँ बाहर में 2 लाना है। अगर सवाल में ये नहीं देके ऐसे दे दे कि 6a + 4b + 6c माइनस कुछ भी वैल्यू, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके फिर करना है ये सब काम, अंडरस्टूड, ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अब ट्रिक क्या, सीधा सीधा ए का कोफिशिएंट क्या है, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए का कोफिशिएंट क्या है 1, और इधर में ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 आएगी। बी का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी बी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बी का कोफिशिएंट यहाँ तो 0 है, तो 0 में 1 का भाग देंगे 0 ही आएगा। अब सी का कोफिशिएंट, तो सी का कोफिशिएंट इधर क्या है 1, और इधर सी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 हो गया ना, ये सब वैल्यू रख दो यहाँ पे, और ये हो गया 2 आ गया आंसर, अंडरस्टूड। देखा, हमें कुछ नहीं किया, हमने देखते ही ए बी सी की वैल्यू आ गई, को ना एज्यूम करना, ना इक्वेशन बनानी, ना स्क्वायर बनाना, कुछ नहीं करना है, सीधा आ गया। हमें बस ध्यान रखना है बाहर 2 है कि नहीं, बाहर 2 है ना, तो फिर सीधा अप्लाई मारो ब्रैकेट के अंदर, अंडरस्टूड, ये होता है मेथड। चलो 2200 करते हैं स्टार्ट, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया समझाने में, चलो ये नहीं पढ़ना है आगे। What is the percentage of the number of employee in the production of the department to the number of the female employee all the department taken together? तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में क्या है, द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है 30%। हमें नंबर निकालना ही नहीं है, हम परसेंटेज पे खेलेंगे, कंपैरिजन ही तो करना है, निकालना अल्टीमेटली परसेंटेज है ना। ये हमें घुमाने का ट्राई कर रहा है, कैलकुलेशन बढ़ाने का, ये 1600 दिया है ना, कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ ना, 30% दिया है, तो सीधा सीधा हमें पता है कि भाई प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन 30% वाले लोग कितने हैं 30% है। अब क्या बोल रहा है, टू द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय ऑल द डिपार्टमेंट, अब इन सब में फीमेल कितने हैं, देखो एचआर के अंदर में टोटल लोग कितने हैं, एचआर के अंदर टोटल लोग 8% है, ये तो यह ध्यान रखना कि ये इससे निकालना, तो ये तो एक साइड में रख दिया, तो ये तो हो गया प्रोडक्शन में, तो टोटल नंबर कितना हो गया एचआर में 8% है, उसमें से फीमेल कितनी है, 8% में से फीमेल कितनी है, 5/8 हो जाएगा ना, मतलब टोटल 8 वैल्यू 3:5 में डिवाइड है ना, 3 मेल है 5 फीमेल है, तो 5/8 हो जाएगा, इतना तो आता होगा रेशियो, जोड़ के आधा कर, नीचे टोटल लिखना है और ऊपर में फीमेल वाला पूछा तो फीमेल लिखना है। और इधर में देखो आईटी में 15% है टोटल लोग, उसमें से फीमेल कितनी है, फीमेल पूछ रहा है यहाँ पे, देखो सवाल में फीमेल पूछ रहा है, फीमेल क्या हो गया 3/5, 25 × 7/10, ये 7/10, आगे 22 × 4/11, आगे क्या होता है, आगे हो गया आपका 4/11, और प्रोडक्शन में गया 30 × 3/8, इतना समझ में आया। तो यहाँ करते ये तो आ गया 5, यहाँ हो गया 5 × 3 = 15, 3 × 9 9, ये हो गया आपका 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 7 × 35, 2 × 17.5, ठीक है, ये हो गया 11 × 22, 4 × 2 = 8, ये आपका हो गया 15, और ये हो गया 4, 15 × 45, 45/4, तो ये आपका हो गया 11 × 4 = 44, 11.25, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, 9 × 5 = 14 और 8 = 22, तो ये हो गया 22, और ये हो गया 17.5, तो इनको जोड़ दो, 5 से 7 और 7 और 9 1 10 बसल का 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 50.75। अब समझना ये क्या बोल रहा है कि भाई, ये क्या बोला, सवाल को वापस पढ़ो अभी, तो हमारे पास में क्या है, फीमेल का परसेंटेज आ गया, हम लोग परसेंटेज में ही डील कर रहे हैं ना, कि भाई कि जब 8% है तो 8% का कितना परसेंट हमारे पास में डिवाइड हो जाएगा मेल में और फीमेल में, तो वो हमने निकाल दिया है। तो हमारे पास सवाल क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो ये तो गया टू द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, फीमेल एम्प्लॉय ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, तो ये हो गया, तो हमारे पास 30/50.75 ये है ना,
तो ये परसेंटेज निकालना है। तो अब इसका ट्रिक क्या है वो थोड़ा समझना, डायरेक्ट निकालने का ट्रिक देखना भी समझना। मैं 50 मानता हूँ, 50 को जैसे ही मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, 6 55 30, तो 300 आ जाता है ना। तो 6 में एग्जैक्ट जा रहा है, लेकिन ये जब हर थोड़ा सा बढ़ा तो पूरा वैल्यू थोड़ा सा घटेगा ना, थोड़ा सा ही घटेगा ना। 50.75 है ना, 50 होता 30/50 होता तो 60 आता ना, लगभग 6 आता ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, अब हल्का सा घटेगा, तो मतलब 59 पॉइंट समथिंग आएगा, 60 नहीं होकर 59 पॉइंट समथिंग। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ना, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। चलो नेक्स्ट 23वां, द प्रॉफिट गेन्ड ऑन द सेलिंग ए सर्टेन प्रोडक्ट इज 320%। अब समझना एक चीज को, ये क्या बोल रहा है, किसी उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। लागत मतलब सीपी, ठीक है, और बेचने पर लागत का, तो सेलिंग प्राइस इसका जो भी है, तो ये यहाँ पे ये इतना यहाँ से यहाँ जा जाते प्रॉफिट हो रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, प्लस में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब समझो, यदि किसी उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है, तो लागत मान लो है 10, इसका 320% है। इसका मतलब देखो, कोई भी संख्या खुद की 100% होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी संख्या खुद की 100% होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि लागत के बराबर लाभ हो गया, या फिर बोले कि प्रॉफिट उसका 200% हो गया, तो इसका मतलब अब समझो, प्रॉफिट जब 200% मतलब 100% तो खुद और प्रॉफिट हो गया 200%, तो टोटल सेलिंग हो जाएगी 300%। इस तरह से आपको सोचना है। अब समझो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है, लागत का 320% है, तो 10 का 320% तो लाभ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 10 प्लस इस 10 का 320%। 10 का 320% क्या होता है, 320/100, तो ये होगा 0 0 0 0 32 32 और 10 42, तो 10 42। तो ये मैं ना ऐसे ही करके बता रहा हूँ, बाइक में डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखता है कि 320 का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 100% खुद होगी, तो टोटल 420 होगी ना। 100% खुद और 320 का प्रॉफिट, तो टोटल कितना हो गया, 420। 420 सेल होगी, 100 पे 420 मतलब 10 पे 42। अंडरस्टूड ना, चलो 10 पे 42 हो गया। अब समझो, यदि लागत में 10% की वृद्धि की जाती है, तो लागत में 10 की चीज़ 11 हो जाएगी। 10% की वृद्धि मतलब 10% क्या होता है, एक की वृद्धि होगी मतलब 11। यदि लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य स्थिर कर दिया भाई, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सवाल बोल रहा है विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, लेकिन यहाँ हमें स्पेशली बोला है कि आपको निकालना है सेलिंग प्राइस पे, गलती नहीं करना है, तो हमें सेलिंग प्राइस पे निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितनी, उस पर प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट पहले देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका होता है 2 में से 1, 4 में से 3, तो 31 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 31 का प्रॉफिट किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पे निकालना है। विक्रय मूल्य पे कितना, विक्रय मूल्य 42 है, तो 42 पे 31, तो ये निकालना है। तो हमारे पास 0 रखते हैं, तो ये देखो ये कितना जा रहा है, 7 चौका 28, तो 7 बार तो जा रहा है, तो 7 बार तो जा रहा है, 7 चौका 28, तो हो गया आपका 294, 7 दूने 14, तो 294, उसमें से आपका हो गया 10 और 6 16, 160, तो 160, तो ये हो गया आपका 4 चौक 16, 4 नहीं हो गया 73, तो 73.8%। अंडरस्टूड, इस तरह से करना है। अब आपको डिवीजन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा हार्ड हुआ है, तो आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ाओ। चलो 24वां, आगे ये नहीं पढ़ना है, सीधा ये देखना है। अब ये सवाल ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, ध्यान रखना, ऐसा सवाल टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो आपको टाइम टेकिंग है ना, तो आपको टाइम टेकिंग को उसके हिसाब से लास्ट में ही करना है। आपको सवाल पढ़ के समझ आता है कि ये DI हार्ड वाला है कि ईजी वाला है। क्या बोल रहा है, कंपनी द्वारा 2012 से 2014 तक उत्पादित ए प्रकार की कारों की औसत संख्या, ए प्रकार के कारों की औसत संख्या कहाँ से, 2012 से 2014, तो मतलब इतनी है, इतनी की इसकी औसत संख्या कंपनी द्वारा 2013 से 15 तक उत्पादित बी प्रकार की और सी प्रकार की कारों की संयुक्त औसत संख्या से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, कम है। तो मतलब ये बोल रहा है 2013 से 15, तो 13 से 15 मतलब 13 से 15, लेकिन बी और सी, तो इसका मतलब ये पूरा डिपार्टमेंट बी और सी में 13 से 15 ये पूरा, तो ये इससे कितना कम है, इसका एवरेज निकालना। ठीक है, पहले इन तीन का एवरेज निकालो, पहले 3 का सम कर देते हैं। 0 5 और 5 10 के शुभ, हसल का 1, ये हो गया 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 7 25 का 5, हसल का 2, 2 2 4 5 6, 6500। इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो ये एवरेज होगा। हमें डिवाइड नहीं करना है, ध्यान रखना, यही चीज़ होती है आपको कैलकुलेशन से बचने की, कि अब यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें तो आप फंस गए, आप समझ लोगे एकदम फंस गए। तो आपको क्या करना है, ये आपका डिवाइड नहीं करना है, तो ये एक तो ये एवरेज आया। अब इसको करो, इसका 0, ये सम हो गया 0, 5 6 7 4 11 का असल का 1, 9 और 1 10 2 12, 12 का 2, असल का 2, सॉरी असल का 1, और 3 3 6 और 3 9, तो 9210, ये आपका हो गया 9210, आपका इस देर का सम हो गया। अब कहीं पे कुछ जोड़ में गलती नहीं हो ना, 0 4 5 6 5 11 का असल का 1, असल का 1, 9 9 और 10 10 2 12 2, असल का 1, 3 3 6 7 8 और 9, सही है। चलो ये हो गया बटा, इसके अंदर में आप हम लोग को 3 आएगा, और इसके अंदर में क्या हो गया,
लेकिन हमारे पास में क्या निकालना है, हम लोग को डायरेक्ट निकालना, तो इसको पहले बाद में होते हैं, पहले इसको भी बोलते थे 0 7 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 का 1 असल का 2, 2 और 2 4 1 5 5, और ये हो गया 3 3 6 7 8 8 हो गया। तो 8510 और 9210, तो 8510 और 9210 ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा 0 2 5 6 7 9 8 17, तो 17720। तो 17720, अब समझना एक चीज़ को, तो 17720 है, तो लेकिन इसके अंदर में हमारे एवरेज निकाला 3 और 3 6, 6 का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या हुआ कि भाई 6500 है बटा 3 है, ये एवरेज 17720 बटा 6 से कितना परसेंट कम या ज़्यादा है। तो इसको करने के लिए क्या है, हमें ये ना डिवाइड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट वैल्यू के लिए करना है। तो हमें क्या करें, इस 6 को काटने के लायक बना देना है। काटने के लायक तो इसका रेशियो ले लेते हैं ना, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो रेशियो ले लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 13000, ये 13000 आ जाएगा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो फिर 6 से 6 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 6 से 6 काट दिया, ये बोल रहा हूँ 13000, और ये हो गया 17720। अब सोचो ये क्या बोल रहा है कि 12 से 14 तक उत्पादित ए प्रकार की कारों की औसत संख्या कंपनी द्वारा 2013 से 15 तक उत्पादित बी प्रकार और सी प्रकार की कारों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो ये इससे कितना प्रतिशत कम है, ये बोल रहा है कम है। तो कितना कम है, पहले तो ये देखो कितना कम है, 4720 कम है ना, 4720 कम है। तो 4720 जब आपका कम है तो 4720 कम है, और इसके ऊपर में परसेंटेज निकालना है 17720, तो 17720 में से ये इंटू 100 कर दो, हो गया। तो 0 से 0 कट गया। अब समझो ये चीज़, अब ये कैसे निकालना है, इसका परसेंटेज हमें फास्ट कैसे निकालना है। तो थोड़ा ये देखो कि 1772 है और ये 4720 है, 17 के 17, 17 दूना 34, तो 2 तक तो आपका जाएगा ही, तो 2 तक तो जाएगा, तो ये 3 वाला तो कट गया। चलो 2 तक 17 दूना 34, 17 51 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, तो 2 2 4 7 2 14 4, सल का 1 7 14 15 5, सल का 1 2 1 3, 3544 आएगा इसको जब डबल करोगे तो। और ये हमारे पास में था 4720, इसमें से माइनस करो तो एक बार, 10 में 4 गया 6, फिर हो गया 11, 7 4 11, और उसके बाद में आप गया क्या, ये 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 3 गया 1, 1176, और ये हो गया 0। अब 1772 का ये 1176 ये कितनी बार जा रहा था, ये देखो आपका 17 34 कवन चौकट पैसे 2, 17 17 से 119, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 हो रहा है ना, 17 7 119 तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये हो गया 26.6%। ठीक है, तो ये हो गया 26.6%। तो आपको लगभग कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन तो मैं मॉक वगैरह करवा ही रहा हूँ, तो उसमें कि भाई कि ये जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर आपके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की जा सकती है, वहाँ पे जाके आप ना पूरा टेस्ट वगैरह दीजिए कैलकुलेशन का, तो आपका इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये करना है कि यहाँ पे डिवाइड किया, फिर थोड़ा देखा कितना बचा, और ये अंदाजे से कर लिया। अब एग्जैक्ट नहीं जाना है, 26 तक गए तो आपका हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 सवाल। हाँ, बाह्य बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। एक वृत्त है ये, ध्यान रखना इस सवाल को ना, सवाल को करोगे तो डायग्राम बनाना है हमें, डायग्राम आप बना नहीं पाओगे अगर आपने गलत तरीके से पढ़ा। बाह्य बिंदु F, तो कोई बिंदु है F, बाह्य बिंदु से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। तो पहली तो एक लाइन है जो ऐसे जा रही है, जो A और B पर प्रतिच्छेद करता है, जिसमें क्या बोल रहा है FB बड़ा है FA से, तो FB बड़ा है FA से, तो AB ऐसे है। ठीक है, और C पर वृत्त को स्पर्श करता है। तो ये क्या करता है, यहाँ से 2 लाइन निकल रही है, तो एक तो ये लाइन निकल रही है, एक ऐसी लाइन निकले जो C को वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है ऐसे। और यहाँ पे क्या है, सेंटर है जिसका वैल्यू, जिसका नाम है क्या, O बोल रहा है ना, O एक वृत्त का केंद्र है, O एक वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ से क्या होगा, ये करो, यहाँ से है ना ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। इतना समझ में आ रहा है। और यहाँ से मैं ऐसे भी मिला सकता हूँ। अब क्या क्या एंगल बोल रहा है, ACF 50 डिग्री है, AC ये C था, ACF 50 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ना, ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है। AFC 30 डिग्री है, AFC 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। तो कौन, AOB ज्ञात करो, AOB मतलब ये एंगल ज्ञात करना है, ध्यान रखना। अब निकालने का थोड़ा अच्छे से समझना। आपको ये पता है, आपको ये पता है ना, चलो ये पीला कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ग्रीन दिख रहा है, चलो दिख रहा है। तो अभी देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये जब भी कोई वृत्त है इसके ऊपर में कोई भी स्पर्श रेखा आती है, तो वो जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन होती है ना, वो 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ 90 बनेगा, तो जब ये 50 है तो ये बचा हुआ कितना बच गया, 40 होगा ना, नहीं होगा, ये 40 होगा ना, ये 50 है, ये 40 है। अब एक चीज़ और सिखाता हूँ कि जैसे ये एक सर्कल है, मैं रेड ले लेता हूँ। अगर मान लो कि ये ऐसा एक सर्कल है,
इस सर्कल से एक रेडियस है जो एक कैसे जा रही है, एक कैसे जा रही है, रेडियस है, और एक यहाँ पे कॉर्ड होगी, ये कॉर्ड। तो ये कॉर्ड में ये रेडियस है, ये रेडियस है, जब दो रेडियस यहाँ पे रेडियस, ये तो सेम रेडियस तो सेम ही होगी, ये सेम होता है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होता है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर ये 40 है ना तो ये भी 40 होगा, अंडरस्टूड। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। और अब कोई भी ये दिखना है, ये 50 है, ये 30 है, 50 और 30 100, 50 30 80, 80 है तो यहाँ पे ये कितना होगा, ये 100 होगा ना। तो ये 50 30 80, 80 है तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 80 घटाओगे तो ये हो गया 100। ये 100 है, ये 40 है। अब समझो क्या क्या बोल रहा हूँ, कि ये तो हो गया 100, ये हो गया 40, तो 100 और 40, और एक लाइन के ऊपर में ये 100 बन रहा है, ये 40 बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 180 में से माइनस होगा ना, एक लाइन के ऊपर में टोटल 180 डिग्री बनता है, तो 180 में से माइनस होगा तो 100 में से 40 गया 140, 140 में तो 100 और 40 140, 180 में से 140 गया तो पीछे बचा 40, तो ये एंगल भी 40 होगा, अंडरस्टूड। जब ये एंगल 40 होगा तो ये भी 40 होगा, क्यों 40 होगा, वही सेम चीज़, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये और ये भी सेम होंगे वैसे, तो ये 40 और ये 40 है। अब हमारे पास ये बीच वाला ये एंगल कैसे निकलेगा, यही हो गया है, तो बहुत बहुत बच्चों वाली चीज़ होगी, ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, वापस 100 हो जाएगा, तो ये वापस 100 हो जाएगा इसका एंगल। समझ गए, नहीं समझे तो एक बार वापस देखना, इजी चीज़ है, कुछ नहीं किया मैंने क्या किया है, मैंने बस एक ऐसी चीज़ की है कि ये पूरा, ये 30 था, वापस से समझा देता हूँ, ये 30 था, ये 50 था, तो ये 100 आया, पहली चीज़ तो ये निकाल दिया, और ये 90 डिग्री होता है, इसमें से 50 ये है तो बाकी बचा हुआ 40 हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर में क्या होता है, ये और ये सेम होते हैं ना, ये अगर सेम भुजाएं सेम होती है, यहाँ पे ये एंगल भी सेम होंगे, तो सेम टू सेम ये 40 है, ये भी 40 हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री बनता है, ये 100 है, ये 40 है, तो दूसरा बचा हुआ 40 हो गया, ये 40 वापस ये 40, और वापस 180 में से ये 40 40 80 घटा तो ये बस 100 हो गया, 100 आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये जो 25 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपको पूरे 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और आप ना चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, जो 36 शिफ्ट में करवाने वाला हूँ, 36 शिफ्ट वो सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं। एक चीज़ आप ये चीज़ याद रख लीजिए, पूरा 36 शिफ्ट अगर आप फॉलो करेंगे ना तो 25 सवाल अगर मैं आपको पता है कि एक शिफ्ट के अंदर करा रहा हूँ तो 36, ये आप देख लो, ठीक है। तो आपका इतने 900 सवाल, तो आपके 900 सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। 900 सवाल में कम से कम 300-400 कॉन्सेप्ट तो होंगे ना, 300-400 भी नहीं होंगे तो 200 होंगे ना, तो 200 वो कॉन्सेप्ट होंगे जो एसएससी के हैं, जो अभी ना बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट होंगे, तो वो सब हम लोग करवाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको 36 शिफ्ट में एंड तक बने हुए रहना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी सवाल समझ नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे स्टूडेंट अलग भी बहुत सारे स्टूडेंट 4-5 हज़ार स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो आपको डाउट्स भी सॉल्व करके देंगे। मैं भी रहता हूँ वहाँ पे, तो मैं भी आपको सॉल्व करके दूंगा। कोई भी अगर आप चीज़ नहीं समझ में आई है तो फिर से आप पूछ सकते हो, कितनी भी बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हो, जो भी दिक्कत है, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और आगे वाला लेक्चर भी आपको देखना है, ठीक। चलो बाय बाय।